भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए फ्रांस के बाख्त-मेख्नियाक हवाई अड्डे से 5 रफाल विमान उड़ान भर चुके। फ्रांस की वायुसेना के उसी एयरबेस से जहां पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रफाल विमान को तिलक लगाकर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाया था। अब देश के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान की सप्लाई भी शुरू हो गई है। फ्रांस से भारत तक करीब 7000 किलोमीटर का सफर है। तो ये 7000 किलोमीटर लंबे सफर के दौरान रफाल अपनी पहली काबिलियत की नुमाइश भी करने वाला है। हवा में ही रफाल में ईंधन भरने के लिए फ्रांस की वायुसेना का एयर टैंकर भी साथ उड़ा है। यानी हवा में ही टैंकर से उड़ते हुए प्लेन में ईंधन भर दिया जाएगा। रफाल की पहली खेप को फ्रांस से रवाना करते वक्त वहां मौजूद भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने बताया कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में 5 रफाल थोड़ी देर रुकेंगे और फिर उड़ जाएंगे अपने नए घर अंबाला एयरबेस की ओर। रफाल उड़ाने के लिए भारतीय वायुसेना के 12 पायलट पहले ही ट्रेनिंग पूरी कर चुके। मतलब सीधा सा है कि किसी भी ऑपरेशन में रफाल का इस्तेमाल करने की तैयारी में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। लड़ाकू विमानों के विशेषज्ञ पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि रफाल के आने से भारत की हवाई ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। रफाल के भारत आने की खबर से चीन की बोलती बंद है और पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ चिल्ला रहे हैं कि रफाल कहीं पाकिस्तान का काल न बन जाए। 22 जुलाई को पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आर्टिकल छपा। उसमें लिखा कि फ्रांस ने भारत के लिए जो रफाल तैयार किए हैं उनका फ्रांस ने 11 घंटे लंबे मिशन में परमाणु हमले के सभी चरणों का परीक्षण किया था। भारत को यह विमान मिलने के बाद दक्षिण एशिया की रणनीति में भूचाल आ जाएगा। पाकिस्तान को रफाल से इसलिए भी डर लग रहा है क्योंकि वो भारतीय वायुसेना और फ्रांस में बने लड़ाकू विमानों के तालमेल की ताकत अच्छी तरह जानता। 1953 में भारतीय वायुसेना ने तूफानी नाम का जो पहला लड़ाकू विमान खरीदा था वो भी फ्रांस की दसॉ एविएशन ने बनाया था। 1957 में मिस्टेर लड़ाकू विमान भी फ्रांस के दसॉ एविएशन का ही था, जिसने 1965 की जंग में पाकिस्तान की वायुसेना के 8 लड़ाकू और 3 मालवाहक विमानों के परखचे उड़ा दिए थे। तो ये फ्रांस के साथ पहले से चल रहा। कारगिल की जंग में पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा था मिराज 2000 विमान, वो भी फ्रांस की दसॉ एविएशन कंपनी का ही, जिन्हें भारतीय वायुसेना का वज्र कहा जाता है। अब उसी दसॉ एविएशन का सबसे आधुनिक सबसे घातक लड़ाकू विमान रफाल भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। श्याम नारायण पांडे मशहूर कवि हैं। उन्होंने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की चुस्ती फुर्ती के बारे में लिखा था ना कि जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। रफाल इससे भी ज्यादा फुर्तीला है। इसका कॉकपिट डायरेक्ट वॉइस इनपुट से लैस है। इसमें बैठे पायलट को अपना हाथ भी नहीं हिलाना पड़ता, वो सिर्फ अपनी आवाज से रफाल को कंट्रोल कर सकता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी जहां तक नजर भी ना जाए वहां तक सटीक निशाना लगाने में भी बेजोड़ है रफाल। और अब भारत की दहलीज चूमने के लिए उड़ चला। GBU 49. आ गया रफाल। छा गया रफाल।
गगन से गरजता आया रफाल। आसमान को चीरता हुआ आया योद्धा। रणभूमि का सबसे बड़ा जंगबाज, आसमान का सबसे खतरनाक वायुवीर और दुश्मन का काल यानी राफाल अब भारतीय सेना की शान बन चुका है। 130 करोड़ भारतवासियों को जिस योद्धा का इंतजार बरसों से था, वो अब हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखने जा रहा है। 27 जुलाई दोपहर 12:10 पर फ्रांस के मेखिनियक एयरबेस पर आसमान के सबसे बड़े योद्धा की गरज शुरू हुई। कुछ सेकंड के लिए इस वायुवीर ने जमीन पर दौड़ लगाई और देखते ही देखते हवा से बातें करने लगा। ये राफाल की उड़ान थी जो अपनी मंजिल यानी हिंदुस्तान की ओर निकला था। फ्रांस से भारत तक पहुंचने के लिए राफाल को 7000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन राफाल पहले करीब 5000 किलोमीटर की दूरी तय करके संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेगा। यहां के अल दफरा एयरबेस पर राफाल एक दिन का हॉल्ट करेगा। 29 जुलाई को राफाल अबू धाबी से उड़ान भरेगा और करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके सीधे अंबाला में लैंड करेगा। राफाल और उसके पायलट जब फ्रांस से रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, उस वक्त फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ भी एयरबेस पर मौजूद थे। उन्होंने भारतीय पायलट से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही भारतीय राजदूत ने कोरोना काल में समय से लड़ाकू विमानों की डिलीवरी देने के लिए फ्रांस का धन्यवाद भी किया। They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness. कोरोना की वजह से ऐसी आशंका थी कि राफाल तय समय में भारत नहीं आ सकेगा, लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने इसके लिए फ्रांस से बात की, जिसके बाद फ्रांस ने तय समय पर ही विमानों को तैयार करने का भरोसा दिलाया था। अपने वादे के मुताबिक फ्रांस ने 10 राफाल भारत के लिए तैयार कर दिए हैं। हालांकि पहली खेप में 5 राफाल ही भारत लाए जा रहे हैं, जबकि बचे हुए 5 राफाल ट्रेनिंग के लिए फ्रांस में ही रखे जा रहे हैं। फ्रांस में रखे गए 5 विमानों से भारत के पायलट और ग्राउंड स्टाफ के अगले बैच को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 9 महीने की होती है। भारत आ रहे 5 राफाल विमानों में 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि 3 लड़ाकू विमान हैं। किसी भी देश के वायुसेना के विमानों को उसके टेल नंबर से पहचाना जाता है। राफेल में लिखा ये RB001 ही उसका टेल नंबर है और इस टेल नंबर के पीछे एक अनोखा सच छिपा है। राफाल का टेल नंबर RB से शुरू होता है। RB वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया के नाम से लिखे गए अक्षर। ऐसी परंपरा है कि विमान की खरीद में जो अफसर शुरू से शामिल होता है, उसके नाम पर टेल नंबर बनता है। राफाल के ट्रेनर एयरक्राफ्ट का टेल नंबर BS से शुरू होता है। BS पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ के नाम से लिया गया है। भारत ने फ्रांस से 36 राफाल विमान खरीदे हैं, जो अगले 2 साल में भारत आ जाएंगे। फिलहाल पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंच रही है। इसके बाद तेजी से राफाल भारत आना शुरू हो जाएंगे। 29 जुलाई 2020 को 5 राफाल भारत पहुंच रहे हैं। इसके बाद फरवरी 2021 में 12 राफाल भारत पहुंचेंगे और मार्च 2022 में 19 राफाल विमान भारत आएंगे। इस तरह महज 2 साल में 36 राफाल भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। भारत आने वाले 36 विमानों में 30 सिंगल सीटर हैं, जबकि 6 डबल सीटर होंगे। राफाल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए राफाल के भारतीय सेना में शामिल होने को बेहद अहम माना जा रहा है। ये लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है। इसके अंदर न्यूक्लियर डेटरेंट है और भी कई मिसाइलों में का इसमें प्रयोग किया जा रहा है।
तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा स्टील पंच साबित होगा। भारत ने जो राफाल फ्रांस की कंपनी से लिया है, उन्हें एलएसी और एलओसी दोनों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एलएसी पर चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए ये एक ऐसा विमान है जिसका जवाब चीन के पास है ही नहीं। यही वजह है कि इसे लेकर चीन काफी परेशान है। ये एक बड़ा डेटरेंट है चीन के लिए, क्योंकि जो न्यूक्लियर डिलीवर जो सिस्टम है इसका वो अत्यंत आधुनिक है और चीन के पास इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है। भारत ने अपने दोनों पड़ोसियों यानी चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर ही राफाल में तकनीकी बदलाव के साथ हथियारों का चयन किया है। यानी अगर चीन और पाकिस्तान ने अब भारत के साथ कोई भी शरारत की तो वो उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। भारत ने 2007 में जब नए लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया था, तब तक सुखोई 30 भारत आ चुका था। अपनी कैटेगरी में सुखोई भी बेहतरीन लड़ाकू विमान है, इसलिए तब कई लोगों ने यह सलाह भी दी कि सुखोई ही क्यों ना खरीद लिया जाए, क्योंकि यह ब्रह्मोस जैसी परमाणु मिसाइल से मार करने में सक्षम है और भारतीय वायुसेना का आजमाया हुआ विमान है। वायुसेना और रक्षा विशेषज्ञों ने इस सुझाव को खारिज कर दिया था, क्योंकि भारत को वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ानी थी, जिसके लिए मल्टी रोल एयरक्राफ्ट चाहिए था, यानी हमला और बचाव दोनों में सक्षम फाइटर की जरूरत थी। उस वक्त भारत को जितने देशों की कंपनियों ने लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश की थी, उनमें फ्रांस के रफाल और ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन की साझेदारी में बने यूरोफाइटर टाइफून को शॉर्टलिस्ट किया गया और अंतिम मोहर लगी रफाल पर। इसकी वजह यह थी कि सुरक्षा की तकनीक के मामले में रफाल बहुत आगे था और हमला करने में भी बेहद असरदार था। जानकार मानते हैं कि किसी भी लड़ाकू विमान का दम उसकी एवियोनिक्स यानी उड़ान की तकनीक से तय होता। एवियोनिक्स में कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार और सुरक्षा के उपकरण होते। रफाल की जितनी लागत है उसका 30% हिस्सा इन्हीं एवियोनिक्स, इन्हीं उपकरणों में खर्च हुआ है। फाइटर प्लेन की दूसरी काबिलियत नापने का पैमाना यह है कि उसमें हथियार कितनी तरह के फिट हो सकते हैं। रफाल इस मामले में भी बेहद दमदार है। इसमें एक बार में 125 राउंड फायर करने वाली ऑटो कैनन गन लगी हुई। रफाल में 14 हार्ड पॉइंट यानी मिसाइल लगाने की जगह है, हार्ड पॉइंट कहते हैं, जिनमें हर तरह की मिसाइल लगाई जा सकती है। हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से जमीन पर निशाना लगाने वाली, हवा से युद्धपोत पर हमला करने वाली मिसाइल सब रफाल से दागी जा सकती है। खासतौर पर रफाल के लिए भारत ने हैमर, HAMMER, हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर एम्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल, शॉर्ट फॉर्म है हैमर, बोलने में भी हैमर, ये मिसाइल है, हैमर मिसाइल खरीदने का फैसला किया। यह मिसाइल हवा से ही 70 किलोमीटर दूर सटीक निशाना लगाती और दूसरे एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की तरह जैम नहीं होती। वहीं भारत आ रहे रफाल हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल से लैस होने के बाद और भी घातक बन चुके हैं। तो आवाज से भी 4 गुना ज्यादा रफ्तार से निकलने वाली यह मिसाइल मीटियोर जब रफाल से निकलती है तो दुश्मन को पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलता।
राफाल की दहाड़ से धड़का दुश्मन का दिल। राफाल का रण देख पाकिस्तान हुआ पस्त। राफाल की गरज से चीन हुआ बेचैन। राफाल आसमान का वो लड़ाका है जिसकी एक गरज से दुश्मन सहम उठता है, क्योंकि राफाल में दुश्मन को खौफजदा करने के लिए ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। राफाल से दुश्मन के डरने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये लड़ाकू विमान हर मौसम और हर जगह अपने मिशन को बेहद आसानी से अंजाम दे सकता है। भारत ने राफाल को अपनी जरूरतों और दुश्मनों को ध्यान में रखते हुए तैयार करवाया है और आखिरी वक्त तक इस राफाल में कई किस्म के भारत ने बदलाव भी कराए हैं और इन्हीं बदलावों की वजह से अब चीन और पाकिस्तान लगातार परेशान हैं। दरअसल चीन और पाकिस्तानी की परेशानी की वजह यह भी है कि इन बदलावों के तहत भारत ने राफाल में अब कई ऐसे शस्त्र तैयार कर दिए हैं और उससे लैस इस पूरे राफाल विमान को किया गया है जिसकी तोड़ अब दुश्मनों के पास मौजूद नहीं है और यही अब इनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह भी है। राफाल को अगर उड़ता हुआ हथियारों का गोदाम भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस लड़ाकू विमान में मिसाइल से लेकर परमाणु बम तक छोड़े जाने की क्षमता है और ये बहुत से हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। राफाल में हवा से हवा में मार कर सकने वाली MICA मिसाइल लगी होती है। इसके साथ ही इसमें मध्यम दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकने वाली मिटियोर मिसाइल भी लगी होती है। साथ ही इसमें लंबी दूरी की एक और मिसाइल स्कैल्प भी लगी हुई है। इन सब के साथ साथ राफाल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल हैमर से भी लैस है। यही नहीं, इसमें AM-39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल भी लगाई जा सकती है। राफाल खतरनाक मिसाइलें छोड़ने के साथ साथ बम की बारिश भी कर सकता है और गोलियों की बौछार भी करने में यह सक्षम है। इसके लिए राफाल में अलग से तकनीक लगाई गई है। राफाल से लेजर गाइडेड बम छोड़े जा सकते हैं। राफाल से 250 से 1000 किलोग्राम के लेजर गाइडेड बम बरसाए जा सकते हैं। राफाल में 30 mm की मशीन गन भी लगी होती है जिसकी मदद से 2500 गोलियां प्रति मिनट दागी जा सकती हैं। हैमर मिसाइल 250 kg प्रोपेल्ड बॉम्ब है जो हिल्स के टारगेटिंग में पहाड़ी टारगेटिंग में बहुत कारगर है। भारत ने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राफाल में कई बदलाव कराए हैं जिससे ये और भी आधुनिक हो गया है। आपको बताते हैं राफाल में हुए कुछ खास बदलाव और इनके फायदे। भारत की मांग पर राफाल लड़ाकू विमानों में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगाए गए हैं। इससे पायलट को दुश्मन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाती है जिससे पायलट के लिए लक्ष्य भेदने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा भारत ने राफाल में रडार वार्निंग रिसीवर्स लगवाए हैं। इससे पायलट को दुश्मन के रडार की चपेट में आने से पहले ही जानकारी मिल जाएगी जिससे दुश्मन के निशाने से बचने का समय मिल जाएगा। इसके साथ ही भारत ने राफाल में डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम लगवाया है जिसमें 10 घंटे की उड़ान का डेटा रिकॉर्ड होगा। इससे हादसा होने पर जांच में आसानी होगी। राफाल में वैसे तो कई बदलाव किए गए हैं लेकिन इन 3 बदलाव को गेम चेंजर माना जा रहा है। इन बदलावों के बाद माना जा रहा है कि राफाल भारत की जरूरत की हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया है। 30 से 70 किलोमीटर तक मार सकता है। और सबसे बड़ा खास बात यह है कि राफाल 6 हैमर ले जा सकता है और 6 अलग अलग टारगेट पे वो वार कर सकता है एक ही फ्लाइट में। ये सबसे बड़ी खास बात है इसमें। राफाल को दुश्मनों के लिए काल माना जा रहा है क्योंकि अब दुश्मन देशों को भी पता चल चुका है कि भारत के खिलाफ उनकी एक भूल का अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। भारत में राफाल के आने की खबर से बीजिंग तक हलचल मची हुई है क्योंकि चीन अब तक LAC पर साजिशों का जो जाल बिछा रहा था अब उनका अंत हो जाएगा।
ये वेपन का पैकेज है, ये आएगा राफेल के साथ, वो बहुत ही बड़ा पोटेंट है और बहुत ही एक प्रकार से फोर्स मल्टीप्लायर है। तो आने वाले समय में भारत की जो वायु शक्ति है उसके अंदर काफ़ी बड़ा ज़्यादा आपको बढ़ावा मिलेगा। चीन के साथ साथ राफाल ने पाकिस्तान की भी होश उड़ा दिए हैं। इसकी बड़ी वजह है राफाल में लगी स्कैल्प मिसाइल। इस मिसाइल की खूबियों ने पाकिस्तान को बेहद डरा दिया। स्कैल्प की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक होती है और ये दुश्मन के ठिकाने पर सटीक निशाना लगा सकती है। इसे बालाकोट जैसे ऑपरेशन के लिए बेहद कारगर माना जाता है। राफेल की स्कैल्प मिसाइल ने पाकिस्तान को काफी डरा दिया है। इसके अलावा एलओसी पर दुश्मन से निपटने के लिए भी इसमें कई खूबियां मौजूद हैं। इसके पास जो है कि एक स्कैल्प मिसाइल है जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जिसकी रेंज अबाउट 700 किलोमीटर दूर है और वो भी एक प्रकार से पिन पॉइंटेड टारगेट को नष्ट करने के लिए बहुत अच्छा वेपन सिस्टम है। राफाल के भारत आने से भारतीय वायुसेना का एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है। राफाल को फिलहाल अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात किया जा रहा है, लेकिन इसने सीमा पार बैठे सभी दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। बारिश के मौसम में उत्तराखंड के लोगों पर लगातार मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। कहावत के तौर पर हम ये बात नहीं कह रहे। मुसीबतों की बाढ़ तो खैर आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में आई हुई, लेकिन सचमुच उत्तराखंड में आफत के पहाड़ टूट रहे हैं। वहां न तो मूसलाधार बारिश का दौर थम रहा है, न ही चट्टाने खिसकने का। पिथौरागढ़ से चमोली तक क्या हाईवे, क्या गांव पहाड़ से पानी के साथ गिरते मलबे में दफन होते जा रहे हैं। कई जगह पहाड़ की मिट्टी और चट्टानों ने पहाड़ी नदियों के बहाव का रास्ता तक बदल दिया। कुदरत की मार से लोगों को बचाने के लिए मदद पहुंचाना भी मुश्किल है, क्योंकि उत्तराखंड के कई रास्ते या तो जमीन खिसकने से बंद हो चुके हैं या फिर बारिश में बह गए। हिमालय की वादियों में बसे उत्तराखंड में कुदरत की ये मार लगातार बढ़ रही है और 22 साल से इस पर चिंता जताने के अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ कर पाया ही नहीं। 1998 में उत्तराखंड के मालपा में 11 से 17 अगस्त के बीच भयानक जमीन खिसकी, जिसमें कैलाश मानसरोवर के 60 यात्रियों समेत 380 लोग मलबे के साथ बह गए थे। वहां ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि हिमालय दुनिया का सबसे युवा पहाड़ है, जो अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाया। उसी वजह से हिमालय क्षेत्र में लगातार भूकंप के झटके भी आते हैं, जिनकी वजह से मिट्टी और चट्टानों की जड़ें मजबूत नहीं हो पाई। ऊपर से खनन, सड़कें, सुरंग बनाने के नाम पर पहाड़ तोड़ जा रहे हैं। तो ऐसे में जब भी बारिश होती है तब पानी अपने साथ मिट्टी और चट्टानों को बहाते हुए ढलान से नीचे आता और लोगों के लिए काल बन जाता है। जितेंद्र सोनी कवि हैं राजस्थान के। उन्होंने पहाड़ की तबाही देखने के बाद लिखा था कि भूस्खलन में धसक जाते हैं तिनका तिनका बने आशियाने, चौलाई के खेत, बिटिया की शादी के सपने, आने जाने का रास्ता, सड़क, पहाड़ों का सौंदर्य, थम जाता है सब कुछ। गतिवान होते हैं केवल या तो लुढ़कते पत्थर, मिट्टी, घाव से रिश्ते लहू की तरह। भूस्खलन हो सकता है खबर केवल मैदानों में, और पहाड़ी जिंदगी में यह है एक नासूर। वाकई पहाड़ों पर मौसम की मार ऐसी ही नजर आती और ऐसी ही नजर आ रही, जहां जमीन खिसकने में लोगों के आशियाने और आने वाले कल के सपने सब के सब पहाड़ से बहते मलबे में दब गए।
दरभंगा समेत बिहार के 17 जिले में भारी बारिश की चेतावनी है और इस बीच कल रात से नेपाल में तेज बारिश शुरू हो गई है, जिसके बाद जलस्तर बढ़ने लगा है। जल तांडव से कराहता आधा हिंदुस्तान। पहाड़ों में आफत की बारिश से त्राहिमाम। सैलाब के सितम की ग्राउंड रिपोर्ट। रात से हो रही बारिश के बाद रोड किस तरीके से ब्लॉक हुई है, आप इसको देखिए। ऊपर से जो नाले का पानी है वो झरने की तरह यहाँ पर बह रहा है। पूरी रोड जो है वो इसकी वजह से ब्लॉक है। मानसून की बारिश हिंदुस्तान पर भारी पड़ रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक हाहाकार मचा है। कहीं सैलाब ने आशियानों को उजाड़ने का जिम्मा ले लिया है, कहीं पानी का प्रहार ऐसा कि खेत खलिहान से लेकर सड़कें तक दरिया में तब्दील हो गई। पहाड़ों का हाल तो और भी बुरा है। यहाँ आसमान से आफत बरस रही है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ टूट रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर चोटियों से खिसक कर नीचे गिर रहे हैं। मकान जमींदोज हो रहे हैं। बारिश मौत का तांडव कर रही है। आज हम आपको कुदरत के आफतकाल की ऐसी भयावह तस्वीरें दिखाएंगे जो सिहरन पैदा करती हैं। बारिश और भूस्खलन देवभूमि उत्तराखंड के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तराखंड के नदी नाले उफान मार रहे हैं। नदी किनारे बने मकान ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। ऊंचे ऊंचे दरख्त सैलाब में समा रहे हैं। तो जल प्रलय का सबसे ज्यादा असर चमोली और पिथौरागढ़ जिले पर पड़ रहा है। पिथौरागढ़ में बादल फटने की घटनाओं के बीच अब नदी नाले सब कुछ लील जाने पर आमादा है। जरा ये तस्वीर देखिए। चंद सेकंड में नदी किनारे बना ये मकान सैलाब में समा गया। पानी के तेज बहाव से पेड़ उखड़ गए। पहले एक पेड़ गिरा, फिर दूसरा, और फिर उसके करीब बना मकान पानी में बह गया। पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में तो आसमानी आफत रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ के गांव में तबाही ऐसी बरसी कि एक मकान मलबे में तब्दील हो गया। भूस्खलन की वजह से 2 लोग मारे गए। यही नहीं, मलबे में दर्जन भर से ज्यादा मवेशी भी दब गए। मौत किस तरह दबे पांव आई, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस मकान के करीब रहने वाले लोगों को भनक तक नहीं लगी। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो घर गायब था, जिसके बाद एसडीआरएफ, पुलिस, प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम को खबर दी गई, जिन्होंने राहत और बचाव का काम शुरू किया। तहसील बंगापानी में धामी गांव है, उसके बिहोला तोक जो है 2 मकान क्षतिग्रस्त हुआ है और दोनों मकानों में जो है एक एक व्यक्ति के दबने की सूचना प्राप्त हुआ है। सुबह ये 5-6 बजे की घटना बताई जा रही है और वहाँ पे हमने एसडीआरएफ को और एनडीआरएफ की टीम के साथ में राजस्व टीम को रवाना कर दिया है। वहाँ पर जाकर उनके बचाव और राहत कार्य प्रारंभ किया। पिथौरागढ़ में न्यूज 18 की रिपोर्टर बारिश के साइड इफेक्ट का जायजा लेने पहुंची तो तबाही की तस्वीरें हर जगह नजर आ रही थी। पहाड़ों से पत्थर सड़क पर गिर रहे थे। नदियों में मलबा इतना भर गया था कि उनकी दिशा बदल गई। इससे कटाव की स्थिति पैदा हो गई और नदी किनारे बसे कई गांव खतरे की जद में आ गए। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पिथौरागढ़ के शामा गांव के पास और यहाँ की तस्वीरें भी अगर आपको दिखाएं तो सबसे पहले आप तस्वीर देखिए इस नदी की, जो कि एक बहुत बड़ी नदी यहाँ पर है, लेकिन जो तमाम मलबा ऊपर से गिरा है इसके चलते आप देखेंगे कि नदी किस तरीके से बहाव को जो बहाव है उसमें कटाव नजर आ रहा है। अलग अलग रास्तों से नदी बह रही है। सामने ही अगर आप पहाड़ देखेंगे दूसरी तरफ तो देखेंगे किस तरीके से पहाड़ खिसके हुए हैं। सीधा जो इसका पूरा मलबा है वो नदी में गिरा हुआ है। चमोली की ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। देखिए किस तरह पहाड़ का पूरा एक हिस्सा सड़क पर आ गिरा। चंद सेकंड में यहां धूल का गुबार छा गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त भूस्खलन हुआ उस वक्त लोग वहां से दूर खड़े थे और गाड़ियों की आवाजाही बंद थी, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। आपको बता दें कि खतरनाक भूस्खलन चमोली जिले के गौचर में आईटीबीपी के कैंप के पास हुआ। मलबा हाईवे पर गिरा और रास्ता बंद हो गया। बड़ी मशक्कत के बाद सड़क से पत्थर और मिट्टी को हटाया गया, जिसके बाद
छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खोला जा सका। बारिश और भूस्खलन का सबसे ज्यादा असर उत्तराखंड के कुमाऊं में देखने को मिल रहा है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कठौल, स्वाला, चलथी समेत कई जगह भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जुलाई से मॉनसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। इस दौरान कुमाऊं के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। यही नहीं, कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। उधर पिथौरागढ़ जिले में 8वें दिन भी चीन सीमा को जोड़ने वाले रास्ते नहीं खोले जा सके हैं। उत्तराखंड में 25 से ज्यादा सड़कों पर मलबा आने से यातायात बाधित है। अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऊपर से मौसम विभाग आने वाले दिनों में भारी बारिश की भविष्यवाणी कर रहा है। राज्य के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और आफत की बारिश किसी भी वक्त लोगों को मुसीबत में डाल सकती है। लिहाजा लोग दुआ कर रहे हैं और प्रशासन इन तक मदद पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। यूपी से बिहार और असम तक मैदानी इलाकों में भी बाढ़ से जिंदगी बेहाल है। नदियां तटबंध तोड़कर गांवों को डुबोने के बाद अब नेशनल हाईवे पर हाहाकार मचाने में जुटी। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का उफान 30 जिलों के 56 लाख से ज्यादा लोगों को तबाह कर चुका है। बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा भी 100 के पार चला गया। भारी बारिश की वजह से झारखंड और उत्तर प्रदेश भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा यूपी से बिहार तक लोगों को डरा रही है। तो यमुना में पानी का स्तर बढ़ने के बाद दिल्ली में भी बाढ़ के खतरे ने दस्तक देनी शुरू कर दी। फिलहाल सबसे बुरा हाल बिहार का, जहां कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान के बाद अब गंगा नदी ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया। जो गांव नदी के किनारे थे वहां पहले ही लोगों के घर डूब चुके थे। अब उफनाई नदियों ने दूर दराज के गांवों में भी लोगों को बेघर कर दिया। गोपालगंज से लेकर मुजफ्फरपुर तक सैकड़ों परिवार या तो सड़कों पर शरण लिए हुए हैं या फिर नदियों के किनारे बने तटबंधों पर पॉलीथीन के तिरपाल के नीचे दिन काट रहे हैं। बिहार में बाढ़ प्रबंधन के इतिहास और अर्थशास्त्र पर समस्तीपुर के कृषि विश्वविद्यालय के डीन और कृषि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर केएम सिंह ने 7 साल पहले शोध किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बिहार की बाढ़ की बुनियाद तो तभी रख दी गई जब नदियों का रास्ता रोककर रेल और सड़कों का जाल बिछाया जाने लगा। उसके बाद नदियों के दोनों किनारे तटबंध बनाकर बाढ़ रोकने की कवायद शुरू हुई, जिसके बारे में 1937 में ही ब्रिटिश इंजीनियर ब्रैडशॉ स्मिथ ने चेतावनी दे दी थी कि इससे नदियां विनाशकारी हो जाएंगी। प्रोफेसर केएम सिंह के मुताबिक 1951 से 1998 तक बिहार को बाढ़ से बचाने के नाम पर 53,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। इस रकम का बड़ा हिस्सा तटबंध बनाने में फूंका गया, लेकिन हर साल नदियां कच्चे तटबंधों को तोड़कर तबाही मचाती रही। तटबंध से बाढ़ रोकने में कामयाबी इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी जैसी नदियां लगातार अपना रास्ता बदलती रहती हैं। इसलिए बाढ़ की रोकथाम के लिए नदियों की फितरत समझकर लंबे समय के लिए रणनीति बनानी जरूरी। यह बात सरकार भी मानती, लेकिन रणनीति बन नहीं पाती क्योंकि उससे पहले ही बाढ़ आ जाती है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखता है। कच्चे मकान पूरी तरह सैलाब में समा चुके हैं। पक्के मकानों की बुनियाद हिल गई है। पुल धराशायी हो रहे हैं। सड़कें समंदर बन गई हैं।
नदी की तेज धार जमीन निगल रही है। गांव के गांव जल समाधि ले रहे हैं। पॉलिथीन के बने टेंट में चूल्हा जल रहा है। कोरोना के बीच कुदरत हर रोज विनाश लीला की नई नई तस्वीरों का कारण बन रही है। बिहार से लेकर असम और असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक सैलाब ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी। ऐसा लगता है जैसे बारिश और उफनती नदियां सब कुछ अपनी आगोश में लेना चाहती हैं। नेपाल में बारिश की वजह से नदियों का बढ़ता जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। ऊपर से तबाही मूसलाधार बरस रही है। जिससे बिहार के गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। शहरों में नदियों के पानी का कब्जा हो गया है। बाढ़ से बिहार की जनता जूझ रही है। दरभंगा में करे और बागमती नदी जल तांडव कर रही है। दरभंगा जिले के दर्जनों गांव जल समाधि ले चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा आप इस रेल पुल की तस्वीरों से लगा सकते हैं। नदी का पानी बढ़ता जा रहा है जो किसी भी वक्त इस रेल पुल को अपनी आगोश में ले सकता है। दरभंगा समेत बिहार के 17 जिले में भारी बारिश की चेतावनी है और इस बीच कल रात से नेपाल में तेज बारिश शुरू हो गई है, जिसके बाद जलस्तर बढ़ने लगा है और समस्तीपुर से दरभंगा को जोड़ने वाली इस सड़क पर 4 फीट से ज्यादा पानी हो गया है, जिसके बाद एक तरफ से दूसरे तरफ आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लोग जान जोखिम में डालकर एक तरफ से दूसरी तरफ आ रहे हैं और जा रहे हैं। वहाँ पर तेज रफ्तार के कारण, पानी के बहाव के कारण मोटरसाइकिल नहीं निकल पा रही है। अगर हल्का क्लच छूटा तो आपका गाड़ी बंद हो जाता है। यही कारण है कि वहाँ पे गाड़ी बंद हो जाती है। बिहार के गोपालगंज की तस्वीरें देखिए। लोगों के आशियाने गंडक नदी के पानी में डूब गए हैं। यहाँ के बाशिंदों ने घर का सामान ट्रैक्टर ट्रॉली पर रख दिया है और चारपाई को मचान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपना घर छोड़कर जाने को कोई राजी नहीं। जबकि गोपालगंज में अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में बाढ़ से अब तक 10 लाख लोग घर से बेघर हो गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए अपना मकान भी नहीं रहा और कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे आलम में जो इस इलाके में रहते होंगे वो किस हालात में रहते होंगे ये बखूबी समझा जा सकता है। रो रही है तो कनी है जो हम सब दहा गई कहाँ रहे, एगो चौकी लगा पटिया तो लगा दहा गई सब ना दर्द कम होगा, ना बेबसी कम होगी, ना प्रशासन की मदद काम आएगी, ना सैलाब का जोर कम होगा और ना ही कम होगा हर साल इसी तरह बाढ़ की मार झेलने वाली बिहार की जनता का आक्रोश। क्योंकि मौसम का मिजाज फिलहाल बदलने वाला नहीं है। मौसम विभाग की माने तो बिहार के 17 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर और खगड़िया में भारी बारिश हो सकती है। 29 जुलाई तक इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बिहार के अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहां नदियों का उफनता पानी खतरे की घंटी बजा रहा है। ये 4 तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश की वजह से तबाही दस्तक दे रही है, जबकि झारखंड से लेकर असम तक नदियों का पानी सब कुछ लील जाने पर आमादा नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये कि बारिश के मौसम में नदियां कब तक इसी तरह बर्बादी का सबब बनती रहेंगी। बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए कागजों पर तैयार की गई परियोजनाओं को अमल में कब लाया जाएगा।